हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय चैनल रेनूस विद्या वाटिका। बेटा, आज हम लोग गंगा पुस्तक का पाठ 4 ऐसी भी बातें होती हैं जिसे यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा है उसको पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, यह पाठ जो है यतीन्द्र मिश्र जी ने लता मंगेशकर से साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के समय में जो भी वार्तालाप हुई उसी को उन्होंने लिपिबद्ध किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में बताना चाहूंगी। बेटा, आपको मेरे इस वीडियो में क्या क्या चीजें मिलती हैं? सबसे पहले पाठ का सारांश मुख्य बिंदुओं के रूप में, उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न कारण सहित, उसके बाद मेरी समझ मेरे विचार। इस प्रकार से जो भी प्रश्न है वह सब इस पाठ में, मेरी इस वीडियो में आपको मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में। यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म जो था 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कविता, संगीत एवं अन्य कलाओं के साथ साथ, ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। आवाज किसकी? भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में अपनी पहचान बनाने वाली भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू, साक्षात्कार किसने? यतीन्द्र मिश्र जी ने लिया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पाठ के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। यह पाठ यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर का साक्षात्कार किया है। इसमें लता जी ने अपने बचपन और पारिवारिक जीवन की यादें साझा की हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर उनके आदर्श थे। पिता से उन्होंने अनुशासन, स्वाभिमान और सच्चाई की शिक्षा प्राप्त की है। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कठिन परिश्रम और समर्पण में उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और समर्पण के कारण ही संगीत जगत में सफलता प्राप्त की है। अब इसके अलावा जो लता जी थी वो अपने सहयोगियों के साथ उनके बहुत ही आत्मीय संबंध थे। क्या था, जब उनके सहयोगी जो उनकी कोरस की जो और भी महिलाएं या पुरुष होते थे तो वह जो हैं अगर उनको बैठने की जगह नहीं मिलती थी और वह ज़मीन पे बैठ जाते थे, उस समय लता मंगेशकर भी जो थी वह उन्हीं के संग ज़मीन पे बैठकर उन्हीं के साथ ही भोजन करती थी। उन्होंने मंगला गौर जैसे पारंपरिक उत्सवों, लोक संस्कृति के महत्व को भी बताया है। उनके अनुसार जो संगीत है, संगीत में लोगों को जोड़ने की और प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति होती है। यह पाठ जो है लता जी के सादगीपूर्ण जीवन को दर्शाता है। सादगीपूर्ण, कर्तव्यनिष्ठ और प्रेरणादायक व्यक्तित्व को उजागर करता है। तो बच्चों, आपको इस पाठ के बारे में समझ में आया कि इस पाठ में आखिरकार क्या क्या चीजें हैं, यानी कि लता मंगेशकर के बचपन से लेकर पारिवारिक जीवन और उनके कर्म भूमि संगीत के स्थान पर होने वाले जो भी कारण और व्यवहार थे, उन सबको इस पाठ में यतीन्द्र मिश्र जी ने हमें बताया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं
इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर, जिनके उत्तर मैंने कारण सहित आप लोगों के लिए लिखे हैं। तो पहला हम लोग प्रश्न देखते हैं, लता जी ने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा। उसका उत्तर आता है सही, स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना। बच्चों, इसका कारण क्या था? लता मंगेशकर ने अपने पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर से स्वाभिमान, ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलने की सीख प्राप्त की थी। उनके व्यक्तित्व में यह गुण स्पष्ट दिखाई देते थे। पिता की मृत्यु के बाद परिवार संभालने का लता जी का निर्णय किस जीवन मूल्य का द्योतक है? ये वर्ड क्या है बेटा? द्योतक है। उत्तर आता है कर्तव्य निष्ठा। पिता की मृत्यु के बाद लता जी ने परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। यह उनके कर्तव्य बोध, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है। मंगला गौर के वर्णन से भारतीय समाज की कौन सी प्रक्रिया उजागर होती है? तो इसका उत्तर यदि मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका। समाज में रहकर ही मंगला गौर को गाया जाता था। ये जो गीत होते हैं मंगला गौर, इसमें जैसे उत्सवों में गीत, संगीत, नृत्य और सामूहिक भागीदारी का विशेष महत्व होता है। मंगला गौर जैसे कि आप लोग देखते होंगे, विवाह के समय प्रचलन है भारतीय समाज में, बहुत से लोग एकत्र होते हैं और धूमधाम से संगीत और गीतों का आयोजन होता है। तो उसी भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा को दिखाता हुआ यह त्योहार है। अगला है गांव गोला वाहुन नाव गेला राहुन। इस कथन का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बेटा, जीवन अस्थायी है, यानी कि क्षण भंगुर है, कभी भी ढपका लगा फूट गया, कछु ना आया बाहर। मुझे बात याद आती है, ये क्या है कि हमारा जीवन जो है, हमारा शरीर जो है वह तो मरता है, लेकिन हमारे कर्म अमर रहते हैं। जैसे कि इन्होंने अपने साक्षात्कार में उनको बताया था कि उन्होंने कहा था कि भाई आप जो है अमर है। वो कहती मैं नहीं अमर हूँ। अमर क्या है? मेरे गीत अमर हैं। इस कथन का आशय है कि मनुष्य एक दिन संसार से चला जाता है, लेकिन उसके अच्छे कर्म और यश लोगों के बीच में बने रहते हैं। यानी कि आज भी हमारे बीच में लता जी नहीं है, परंतु उनके गीतों के माध्यम से आज भी वो अपना स्थान हमारे दिल में बनाए हुए हैं। कोरस में साथ गाने वाली लड़कियों के साथ लता जी के संबंध कैसे थे? आत्मीय। आत्मीय का मतलब क्या होता है? अपनेपन जैसे। लता जी अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों से प्रेम करती थी और उनके साथ सम्मान का व्यवहार करती थी, यानी कि सबको सम्मान देती थी। इसलिए उनके संबंध आत्मीय और सौहार्दपूर्ण थे। अगले प्रश्न की ओर मैं चलती हूँ। तो लता मंगेशकर के अनुसार बाबा हरिदास और तानसेन की कथाओं से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? भाई तानसेन जो थे वो भी और हरिदास वो भी, इन्होंने जो भी गाया, उन्होंने शास्त्रीय संगीत को गाया और अपने संगीत के माध्यम से इन्होंने प्रभु तक को रिझा दिया और समाज में एकता का इन्होंने एकता को बढ़ावा दिया था। तो संगीत में अप्रतिम शक्ति होती है, सबसे अधिक शक्ति होती है। बाबा हरिदास और तानसेन से जुड़ी कथाएं संगीत की अद्भुत शक्ति को, यहाँ पे बेटा वर्ड भा है, अद्भुत शक्ति और प्रभाव को दर्शाती है। इन कथाओं से संगीत की महत्ता का पता चलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरे साक्षात्कार में लता मंगेशकर की जो छवि बनती है वह मुख्यतः कैसी है? सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की। साक्षात्कार में लता जी ने विनम्र स्वभाव, संगीत के प्रति समर्पण और आत्मसम्मान को स्पष्ट रूप से बताया है। मतलब उनकी ये चीजें हमें प्रमुख रूप से, उनकी जो पहचान हमने करी है वो किस चीज की? कि संगीत के प्रति उनका पूर्णतया समर्पण का भाव था, अपने आत्मसम्मान के लिए जीती थी और उनका स्वभाव बहुत ही
विनम्र था। अब हम लोग मेरी समझ मेरे विचार प्रश्नों पर चलते हैं। पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है। क्या था, जब वो पूछते थे कि समझ गए, तो मतलब उनको डर लग जाता था, और फिर उसके बाद जो कहते थे अच्छा जाओ बाहर जाकर खेलो, यानी कि वो प्रेम भाव भी रखते थे। ठीक है ना? तो इस प्रसंग से ये स्पष्ट होता है कि लता मंगेशकर जी के पिता बच्चों को अनुशासन के महत्व को तो समझाते ही थे, लेकिन उनके साथ उनकी भावनाओं और इच्छाओं का भी पूर्णतया ध्यान रखते थे। वे पहले बच्चों को सही मार्गदर्शन देते थे, सही रास्ता दिखाते थे, और फिर उन्हें खेलने की भी स्वतंत्रता देते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं उनके व्यवहार में अनुशासन और स्नेह का सुंदर संतुलन दिखाई देता है। लता मंगेशकर पर अपने पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा? लता जी अपने पिताजी के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव था। उन्होंने उनसे अनुशासन, स्वाभिमान, ईमानदारी, परिश्रम और संगीत के प्रति समर्पण की भावना को सीखा। यही गुण आगे चलकर उनके व्यक्तित्व और सफलता का आधार बन गए। ठीक। प्रश्न नंबर 3 है, मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। इस कथन का क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है? इस कथन का अर्थ केवल प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है, केवल प्रसिद्धि प्राप्त करना ही नहीं है कि भाई इसके माध्यम से वो अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ाया, मैं इस चीज़ से प्रसिद्धि प्राप्त कर लूँगी, बल्कि इसका अर्थ है अपने पिता के आदर्शों, संस्कारों और अपनी संगीत परंपरा को आगे बढ़ाना है। लता जी ने अपनी मेहनत और उपलब्धियों से अपने पिताजी को तो सम्मान दिलवाया ही, और यह एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का भी संकेत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं बेटा। किसी भी कार्य को पूरा करने में सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साक्षात्कार के आधार पर यह बताइए कि लता जी अपने सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार रखती थी। तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी कार्य को पूरा करने में वे सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो साक्षात्कार के आधार पर बताना है कि लता जी का अपने सहयोगियों के साथ कैसा संबंध था या उनके साथ उनके कैसे व्यवहार थे। लता जी अपने सहयोगियों के साथ आत्मीय और सम्मानपूर्ण संबंध रखती थी। वे सभी के योगदान को महत्व देती थी और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करती थी। यही कारण था कि उनके जो सहयोगी थे उनके साथ उनके संबंध बहुत ही अच्छे थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे अनुभव मेरे विचार। अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं। क्या आप किसी भी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जब आपको किसी सही बात पर अकेले खड़ा रहना पड़ा हो? कब और क्यों? अब मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपको वो बताऊंगी। हाँ, एक बार विद्यालय में कुछ छात्र नकल कर रहे थे। मैंने नकल ना करने का निर्णय लिया। मेरा मन नकल करने को नहीं था, जबकि मेरे कई मित्र ऐसा कर रहे थे। मुझे लगा कि ईमानदारी ही सही मार्ग है, इसलिए मैं अपने निर्णय पर अडिग रही। ठीक है ना? तो ये आप किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी अपना एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया। आपके परिवार में भी कोई ऐसी सीख या नियम अवश्य होंगे जिसका पालन आप बिना याद दिलाए अवश्य करते होंगे। उनके विषय में बताइए। मैं बात करती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ। मेरे घर में सुबह उठ करके मंदिर में प्रणाम करने का एक रिवाज है। ठीक है ना? अब
आप लोग भी देखते होंगे हमारे भारतीय संस्कृति में सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल इस प्रकार के शब्दों को बोला जाता है। ठीक है ना। मेरे परिवार में बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, समय का सदुपयोग करना और सभी के साथ विनम्र व्यवहार करना महत्वपूर्ण नियम है। मैं इन सभी नियमों का पालन करने का प्रयास करती हूँ। पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। आप भी अपने घर में किसी पारंपरिक पर्व को विशेष तरीके से मनाते होंगे, उसका वर्णन कीजिए। ये आप लोग अपने अनुसार लिख सकते हैं। बहुत से लोग दिवाली मनाते हैं, कोई होली है, कोई ईद है, कोई गुरु नानक बर्थडे है, कोई क्रिसमस का त्यौहार है और सभी लोग मिल कर के घर में बैठते हैं। आपकी माताएं विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को तैयार करती हैं, सबके लिए नए वस्त्रों का आयोजन किया जाता है। हर चीज़ों का पूर्णतया ध्यान रखा जाता है और सब लोग मिलकर साथ साथ रहते हैं। बिल्कुल ठीक गवई अंदाज में ये मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है। धीरे धीरे वह भी अब खत्म हो रहा है। आपके घर परिवार में कौन कौन सी परंपराएं बदली हैं? त्योहार मनाने के तरीकों में क्या परिवर्तन आए हैं? तो भाई आज यदि मैं बात करती हूँ, पहले की अपेक्षा आज जो है त्योहारों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं बेटा। पहले त्योहारों के समय में क्या होता था, सभी लोग मिलकर साथ साथ बैठते थे और विभिन्न प्रकार की मनोरंजन के कार्यक्रमों को करते थे। परंतु आज क्या है, त्योहारों पे हम लोग मिलते तो हैं, लेकिन अब हम लोग मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं भी भेज देते हैं और घर परिवार में, ये बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, और घर परिवार के साथ त्योहार मनाने की परंपराएं अब बहुत ही कम होती जा रही हैं, लुप्त सी होती जा रही है। तो बेटा आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे उसे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं और अच्छे से उन चीज़ों को समझा सकूँ। थैंक यू क्लास।